सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। हिंदी भाषा की पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। लोग हिंदी भाषा की पहली कक्षा में बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला किसी भी भाषा की शुरुआत होती है और ऐसे ही हिंदी भाषा की वर्णमाला के बारे में जितनी भी छोटी छोटी जानकारी है, जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं, आज हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे पेपर में कोई भी प्रश्न वर्णमाला से बाहर रह ना पाए। कोई भी प्रश्न अगर वर्णमाला का आता है तो आपको उसका अंक जरूर मिलना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं वर्णमाला के विषय में। वर्णमाला की बात करें तो वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और अगर वर्णों की बात करें, वर्ण क्या है, तो वर्ण किसी भी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। हमने कोई ध्वनि निकाली, हमने बोला चा, टा, ठा, हा, जो भी ध्वनि हम निकाल रहे हैं उसका एक लिखित रूप है। हमने बोला चा, तो चा का जो लिखित रूप है वो एक वर्ण है। छा का लिखित रूप ये भी एक वर्ण है। जा का लिखित रूप ये भी वर्ण है। तो ध्वनियों का जो हमने लिखित रूप दिया उसको हमने वर्ण बोला। अब क्योंकि वर्ण हमें लिखित रूप में प्राप्त है, ध्वनियों का लिखित रूप जो होता है वो वर्ण होता है, इसीलिए अगर प्रश्न आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण ही होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, क्योंकि ये लिखित रूप में हम लोगों को देखने को मिलती है और ध्वनि हमें कहीं लिखित रूप में देखने को मिलती नहीं है। ध्वनि का जो भी लिखित रूप होता है उसको हम वर्ण ही बोलते हैं। तो अगर प्रश्न आए पेपर में कि हिंदी भाषा का या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो होगी वर्ण। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्वरों को स्थान दिया गया। सबसे पहले स्वरों को स्थान दिया गया, तो देखेंगे स्वर कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या हैं? ये 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। अगर पेपर में पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो हम लोग उत्तर लगाएंगे 11 स्वर होते हैं। और अगर पूछें कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो 2 अयोगवाह होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। एक अनुस्वार और एक विसर्ग, यानी कि अंग और आह। अंग को अनुस्वार कहेंगे और आह को विसर्ग कहेंगे। तो स्वर कितने हो गए? 11। और अयोगवाह कितने हो गए? 2। तो ये कुल मिला के हुए 13। कुछ लोग 13 भी लगा देते हैं कि स्वरों की संख्या 13 होती है आ से लेके आह तक, लेकिन 13 गलत आंसर है। 13 नहीं होंगे स्वर, स्वर होंगे 11 और ये 2 होंगे अयोगवाह। अगर आपने 13 लगाया तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, स्वर होते हैं 11 और अंग और आह ये 2 होते हैं अयोगवाह। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखेंगे तो अब आते हैं व्यंजन। स्वरों के बाद अयोगवाह, अयोगवाह के बाद व्यंजन आए। व्यंजनों में देखें, सबसे पहले हम इन 25 व्यंजनों की बात करेंगे। ये 25 व्यंजन है का से लेके माँ तक। का से लेके माँ तक। का से माँ। का खा गा घा इंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा णा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। ये 25 व्यंजन हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं और वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको 5-5 के 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये जो 5 वर्ग हैं, पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो वर्गीय व्यंजनों का वर्गीकरण उनके उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया। का से लेके इंगा तक का वर्ग, चा से लेके जा इया तक चा वर्ग, टा से लेके णा तक टा वर्ग, ता से लेके ना तक ता वर्ग और पा से लेके मा तक पा वर्ग। ये 5 अलग अलग वर्ग हैं, जिनको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग बोल सकते हैं। और इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। एक बात और ध्यान रखेंगे, इनके जो ये पांचवें अक्षर हैं, इंगा, इया, णा, ना और मा, ये जो 5 अक्षर हैं इनको हम लोग पंचमाक्षर भी बोलते हैं। क्योंकि ये पांचवें स्थान पे हैं इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर यानी कि पंचम अक्षर। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या फिर अर्धस्वर भी बोल देते हैं। अंतस्थ व्यंजन या फिर अर्धस्वर। अब क्योंकि इनको अर्धस्वर बोलते हैं तो इनको स्वरों के बाद आना चाहिए, लेकिन ये व्यंजनों के बीच में फंसे हुए हैं इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन या फिर अर्धस्वर। पूछा जाए अर्धस्वरों की संख्या कितनी है तो या, रा, ला, वा, ये 4 अर्धस्वर भी हैं और इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने में ज्यादा ऊष्मा निकलती है या ज्यादा ऊष्मा की या ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है उनको हम लोग ऊष्म व्यंजन बोल देते हैं। तो ये भी 4 हैं, शा, शा, सा और हा। शा, शा, सा और हा। तो शा, शा, सा पे ध्यान देंगे। जो पहला शा है वो है तालव्य शा। इसको इसी प्रकार से याद रखेंगे, तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंत शा। तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा। अपनी जिह्वा को तालु पे रख के बोलेंगे तो शा, तो ये तालव्य शा हो गया। मूर्धा पे रख के बोलेंगे शा, तो ये मूर्धन्य शा हो गया। और अपने दांतों के पास जिह्वा को ले जाके बोलेंगे सा, तो ये दंत सा हो गया। इनके उच्चारण स्थान भी पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रखेंगे, तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत सा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, सा, सा, सा और हा। ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन के बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, क्षा, त्रा, ज्ञा और शा। क्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया? क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिला के बनाए गए हैं। देखेंगे, का और शा को मिलाया तो क्षा बन गया, ता और रा को मिलाया तो त्रा बन गया, जा और इया को मिलाया तो ज्या बन गया, शा और रा को मिलाया तो श्रा बन गया। ध्यान देंगे, इसमें जो पहला अक्षर है उसमें हलंत लगा हुआ है लेकिन दूसरे में हलंत नहीं लगा है। पहला जो व्यंजन है इसमें हलंत लगा है यानी कि ये आधे व्यंजन है, और दूसरा व्यंजन जो है ये पूर्ण व्यंजन है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि क्षा किन किन वर्णों को मिला के बना है और उसमें हलंतों को किसी में दोनों में लगा दिया, कभी एक में लगा दिया, कभी पीछे वाले में लगा दिया। तो ध्यान रखेंगे, जो आगे वाला वर्ण है उसमें हलंत है यानी वो आधा है, और जो पीछे वाला है वो वर्ण पूरा है। चारों संयुक्त व्यंजन में देखेंगे, का, त, जा और शा, ये चारों अर्ध व्यंजन है। बाकी के ये शा, रा, ज, इया और रा ये पूर्ण व्यंजन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, का और शा को मिला के क्षा, ता और रा को मिला के त्रा, जा और इया को मिला के ज्या और शा और रा को मिला के श्रा। इसके बाद देखते हैं आगे 2 व्यंजन और हैं जिनको हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन, नुक्ता व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन बोल देते हैं। एक है ड़ा और एक है ढ़ा। क्योंकि डा और ढा में हमने नुक्ता लगा के इनको बनाया इसलिए नुक्ता व्यंजन भी बोल सकते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं और इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। अब देखेंगे कुल ये कितने हो गए हैं? 11 प्लस 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गए, उसके बाद 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। तो 11, 2, 13, 13 और 25 38, 38 और 4 42, 42 और 4 46, 46, 4 50, 50 और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन 52। इसके बाद हाल ही में 2024 में
हिंदी निदेशालय ने एक व्यंजन और जोड़ा हुआ है, जिस वजह से अब व्यंजनों की संख्या कुल हुई है 53। कौन सा व्यंजन है? ये व्यंजन है। इसका जो उच्चारण स्थान है ये ला और डा के बीच में होता है। ला को देखेंगे तो ला बोलते हैं दंत से, और जबकि डा बोलते हैं मूर्धा से। तो अपनी जिह्वा को ला बोलते हुए मूर्धा की तरफ ले जाएं तो इसका उच्चारण होता है लड़। लड़ क्या हो जाएगा? लड़। अपनी जिह्वा को दंत से ऊपर मूर्धा की तरफ ले जाएंगे और बोलेंगे लड़, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। इस तरह से इसका उच्चारण होता है। तो ध्यान रखेंगे ये एक नया वर्ण जोड़ा हुआ है। इस वजह से अब अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है तो 53 संख्या है। कौन सा व्यंजन नया जुड़ा है? तो व्यंजन अभी हमने बता दिया कौन सा व्यंजन जुड़ा हुआ है। ये जो नया व्यंजन है किन दो वर्णों के उच्चारण को मिलाने से बनता है? तो ये ला और डा। ला और डा के मध्य का जो उच्चारण है वो इस नए व्यंजन का उच्चारण स्थान कहलाएगा। आगे और क्या प्रश्न आ सकते हैं? स्वरों की संख्या 11, फिर से एक बार देखेंगे। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जो कि 5 वर्गों में विभक्त होते हैं, और इनको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है? तो ये इनके उच्चारण स्थान के आधार पर हुआ है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो या, रा, ला, व 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। और अब उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हो गए? 3 हो गए। ड़ा, ढ़ा और ड़। ये 3 उत्क्षिप्त व्यंजन, नुक्ता व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि आगत स्वर क्या है? निम्न में से आगत स्वर कौन सा है? आगत स्वर औ। बड़ा आ में ऊपर चांद बना दिया तो ये आगत स्वर हो गया। और आगत व्यंजन क्या है? किसी भी वर्ण में हम नीचे नुक्ता लगा दें तो ये आगत व्यंजन हो जाते हैं, जैसे क, ख, ग, ज और फा। ये नुक्ता उर्दू या फारसी भाषा से लिया गया है, इसीलिए इनको आगत व्यंजन कहा गया है। और आगत स्वर की बात करें तो औ जो है वो आगत स्वर है। तो वर्णमाला में अभी इतना ही। इसके बाद आगे पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, इनके उच्चारण स्थान, सारे वर्णों के उच्चारण स्थान, और बहुत सारे प्रश्न जो कि पिछले पेपरों में आए हुए हैं। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आपसे आशा है कि आप इनका अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इनका रिवीजन भी बहुत अच्छे से करेंगे।